गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम अग्रवाल, कॉमर्स शिक्षक हूं और मेरे साथ बैठे हैं सिद्धार्थ बुदिया, जो इस बार इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर से सीए पास किया है। आज हम जानेंगे इनसे कि कैसे सीए में स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है और कैसे किस लगन के साथ सीए पास किया जाता है, किस लगन के साथ पढ़ाई की जाती है। आज हम इनसे पूछेंगे। तो सिद्धार्थ बुदिया जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सीए की इस कठिन परिस्थिति को, इस कठिन परीक्षा को आपने पास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको लग कैसा रहा है? जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सीए की कोर्स को पास करना अपने आप में ही गौरवशीलता की बात है। तो इस गौरवशीलता को मैं आपके सामने एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता, बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो हमें भी लग रहा है। आप बिहार का, भागलपुर का, जमालपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना? आपका रिजल्ट कब आया? जी, मेरा रिजल्ट तो 10th ऑफ जनवरी को आया। नवंबर 22 का अटेम्प्ट था जी। रिजल्ट 10th ऑफ जनवरी 23 को निकला। रिजल्ट आने में कुछ देरी हुई थी इस साल? नहीं, वो 45 डेज का टाइम गैप रहता है। अच्छा, तो वो टाइम गैप उतना ही था। उतने ही। हाँ, वो 5-10 दिन आगे पीछे चलता है, तो इंस्टीट्यूट उतना लेती है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है सीए पास करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो एक स्टूडेंट का सफर था, वो इस मंजिल पे आगे खत्म हो चुका है। अब प्रोफेशनल प्रोफेशनल की राहें आ चुकी है। आगे की मंजिल और भी बहुत अच्छी रहेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आगे का क्या मतलब विजन है आपका? कैसे आप देश को और कैसे आप आगे लेके जाएंगे? जी, एक सीए के लिए देश को आगे ले जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल आप ले सकते हैं, हम एक फिनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करते हैं। हम सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी को बताने के लिए साइन नहीं करते। हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे एक इन्वेस्टर अपना पैसा उस कंपनी में लगाने के लिए तैयार है। एक बैंक उस पैसे के, उस फिनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लोन देने के लिए तैयार है। सरकार उसके बेसिस पे उस कंपनी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। तो हमारा रोल आगे जाके और भी एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। एक स्टेक होल्डर्स के लिए एक हम, चाहे वो समाज हो, चाहे सरकार हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, सब के लिए आप एक रोल मॉडल की तरफ काम करते हैं। आप एक हेल्पिंग टूल की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपके साइन से ये पता चलता है कि इस कंपनी का क्या टेम्परेचर है। हाँ। उस टेम्परेचर को जांचने वाला आपका ये साइन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नाउ अगला प्रश्न है आपके लिए कि सीए बनने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? स्ट्रेटेजी तो सर ऐसा है कि सबसे पहला चीज है कि जो हमारी 11th की हमें बेस मिलती है। हम आज के दिन पे हम क्या सोचते हैं कि 11th 12th एक नॉर्मल पढ़ाई है, उसको आराम से कर लेते हैं। बट मेरे हिसाब से 11th में जो हम बेस लेते हैं, वो हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी चीज को, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद कर लेते हैं तो आगे जाके दिक्कत का कारण बन जाता है। खासकर कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप आगे जाओगे, स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी इज द मेन सब्जेक्ट। किसी और सब्जेक्ट में अगर वो करते हैं तो फिर भी समझ आता है, हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं करना चाहिए, बट अगर करते हैं तो समझ आता है। बट अगर अकाउंटेंसी को आप याद कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही होता है। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो 11th के बच्चे ये सोचते हैं कि 11th का सिलेबस तो 12th में है ही नहीं, क्यों हम सीखें आगे। और यही आपको आगे चलकर ये नुकसान करता है। 11 में पढ़ी हुई हर एक चीज एक बेस है, वो एलकेजी है आपकी और वो आपको हर समय वो आपका साथ देगी। इसीलिए 11th को ठीक से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। यही अभी सिद्धार्थ बुदिया हमें भी बता रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा सर कि 11th को ही आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। 12th तक जाने के लिए आपको 11th पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि 12th के पहले 11th आता है। 11th में आपको बेस मिलता है। जस्ट एग्जांपल देता हूँ, मैं जर्नल एंट्री की बात करता हूँ, जस्ट अकाउंटिंग साइकिल की बात करता हूँ। सबसे पहले हमारा बुक कीपिंग चलता है, बुक कीपिंग के बाद जर्नल एंट्री आता है, जर्नल के बाद लेजर आता है, लेजर के बाद ट्रायल, ट्रायल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने के लिए मेरे को जर्नल सीखना पड़ेगा। अगर जर्नल नहीं आता मेरे को तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं सकता हूँ।
तो 11th में हमें वही चीज सिखाया जाता है कि जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं। सबसे बड़ा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर जर्नल एंट्री पास होती है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर मैं कुछ भी डेबिट कर रहा हूँ, कुछ भी क्रेडिट कर रहा हूँ, तो वो कारण है। तो आप उस कारण को समझिए कि वो क्यों कर रहा है। और मैं आपको बता दूं सर, अकाउंटेंसी एक इतनी मजेदार सब्जेक्ट है कि अगर आप उसको समझ के पढ़ते हैं तो उससे अच्छा आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसा सब्जेक्ट है वो, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। और अकाउंट्स को याद नहीं करना है। अकाउंट्स का फॉर्मूला जो है गोल्डन रूल बनाया गया है या डायमंड रूल बनाया गया है, उस फॉर्मूला के आधार पर हमें अकाउंटिंग करनी है और सीखनी है। तो आगे हम चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी एज क्या है। बहुत यंग है आप, बहुत ही जोशीले हैं। तो आप बताइए आपकी एज क्या है। मेरी एज तो सर 23 है। 23 एज है। और आपने अभी जैसे जो 3 पावर है सीए के, फाउंडेशन है, फिर यू कैन से सीए इंटर है, और उसके बाद सीए फाइनल है। तो आपने कैसे इस पावर को पार किया। सबसे पहले तो सर जैसे ही मैंने 12th दिया था, तो हाँ मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने में कुछ समय की देरी हो चुकी थी, तो जिसके कारण मेरा एक अटेम्प्ट डेफर्ड हो चुका था। तो उसके बाद ही मैं सीए फाउंडेशन में एंटर कर पाया। ये जर्नी बहुत ही हार्ड वर्किंग रहा, ऑफ कोर्स दिखा दे। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि 3 लेवल होती है। एक सीए फाउंडेशन की लेवल होती है, उसकी एग्जाम होने के बाद सीए इंटरमीडिएट की लेवल होती है, वो 9 मंथ के बाद होती है। उसके बाद सीए फाइनल जो कि 3 साल बाद होती है। इस 3 साल के गैप के बीच में आपको आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और एक आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन क्या होता है, बहुत कोई आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को डमी में करते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग डमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो चीज को आप आगे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, प्लस जो आपको फाइनल में पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम के टाइम और प्लस आपके फ्यूचर में आपको उसका बहुत एक हेल्प मिलता है। मैं एग्जैक्टली एक आपको बताता हूं। 2012-13 में एक लड़की ने सीए एग्जाम पास किया था, बहुत अच्छे रैंक से पास किया था। उसकी एक जॉब लगी अमेरिका के अंदर में, यूएस के अंदर में, और कुछ ही महीनों के बाद वो वहां से जॉब को क्विट करना पड़ा उसको, वहां से उसको टर्मिनेट करके भेजना पड़ा। इस कारण से क्योंकि वो रैंकर्स थी लेकिन अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही थी अकाउंटिंग का। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसने ईमानदारी से अपना आर्टिकलशिप नहीं किया है। कहीं ना कहीं लोग क्या कहते हैं, डमी ले लेते हैं। दैट इज नॉट वर्थफुल। आप अभी तो डमी ले लोगे, बाद में फिर क्या होगा, वहां पे क्या होगा कि आपको कंपनियां जो हैं क्यों रखेगी। जब आपके पास सिर्फ सीए का डिग्री है लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट डिग्री इज इंपॉर्टेंट बट योर स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको अच्छा से आर्टिकलशिप करके और अच्छा से काम करना होगा। एंड वन थिंग मोर कि आप जो है 11th और 12th ही अगर आप अपना बेस मजबूत करोगे तो सीए फाउंडेशन उसका 80% आपका कवर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप जो स्ट्रेटेजी की बात बता रहे थे, तो मतलब क्या पढ़ाई का कैसा रूटीन था आपका, क्या कितनी देर पढ़ते थे, कैसे क्या उठते थे, ये भी आप अपने हमारे दर्शकों को बताएंगे, कुछ बच्चों को बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई का तो सर मेरा ऐसा रहा कि 11th-12th मैंने बिहार में ही किया, जमालपुर से। वहाँ मेरा सारा पढ़ाई चला। उसके बाद मैं सीए फाउंडेशन के लिए कोलकाता गया। एज सेल्स की सीए के लिए कोलकाता एक हब है, तो वहाँ तैयारी स्टार्ट हुई थी मेरी। तो सीए फाउंडेशन करने के लिए मेरे को नहीं भी तो डेली 11 से 12 घंटा करना पड़ता था। मतलब 11 से 12 घंटे, मतलब ट्यूशंस मिला के। एक्चुअली होता कैसे था मेरा कि मेरा पहला ट्यूशन स्टार्ट होता था 11 बजे से। 11 बजे से ट्यूशन स्टार्ट होता था, वो खत्म होते होते मेरा रात को 6-7 बज जाता था। 7 बजता था, मेरे को घर पहुंचते पहुंचते 8:30 हो जाता था। उसके बाद मैं क्या करता था, जो घर आने के बाद जो भी हमारे सर टीचर्स ने पढ़ाया है, मैं उस चीज को रिवाइज करता था। उस चीज को रिवाइज करने से क्या होता था कि जो मैं पूरे दिन में पढ़ा हूँ वो मेरा पूरा रिकवर हो जाता था। वो क्या होता था कि एक्यूमुलेट नहीं हो रहा मेरे को बाद में पढ़ने के लिए, अभी मैं करते जा रहा हूँ तो होते जा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने जो भी पढ़ाया, जो भी सिखाया, मैं उसको आगे करते गया। मेरे एक टीचर है, कोलकाता में है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उनका तो सबसे बड़ा, उन्हीं से मैं कहूंगा कि मैंने पढ़ना उनसे सीखा है। उनका क्या रहता था कि उन्होंने जो भी मेरे को आज पढ़ाया है
अगले दिन उनका क्या था कि वो रैंडमली किसी को उठा के पूछ सकते थे। तो इस चीज का हमारे पीछे एक डर भी बना हुआ रहता था कि सर आज मुझे उठा सकते हैं, इतने बच्चों में मैं नहीं बोल पाऊंगा तो एक बहुत खराब अंदर से अंदर से feeling आता गिल्ट है। का फीलिंग आएगा। तो इसका ये भी Shame कारण feel था, होता है। सेम फील होता है, ये भी कारण था कि धीरे धीरे पढ़ने का एक लग गया, फिर एक रूटीन सेट होता गया। तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आज के बाद पढ़ने में मेरे को दिक्कत हुई। मीन्स यहां से आप ये कहना चाहते हैं कि आज का काम आज ही खत्म कीजिए, कल उसको नहीं छोड़िए। अगर आपकी ये मनोवृत्ति रही तो आपका क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और आप जब बैठोगे एग्जाम में तो वहां पे नर्वस फील करोगे। इट इज द मेन कॉज कि क्यों बच्चे नर्वस फील होते हैं, इट इज द मेन कॉज। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई, बहुत कुछ आपने बताया। एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है इस एज में, डिस्ट्रैक्शन। जब आप जाते हैं अपने घर को, फैमिली को छोड़ के, जब आप फैमिली के साथ बंधे रहते हैं, 11-12 करते हैं, उसके बाद आप एक फैमिली से अलग हो जाते हैं और किसी आजाद जिंदगी में आप जीने लगते हैं। और उस समय जो है फ्रेंड की मेंटेलिटी, समाज की और घूमने की मेंटेलिटी जो होती है, तो उसको कैसे आपने संभाला, कैसे उस डिस्ट्रैक्शन को आपने कैसे कम से कम किया उसको? सबसे पहले तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा सर कि हमारी जो मेंटेलिटी होती है कि हम बाहर निकल के फ्री हो जाएंगे, वो हमें 12 तक ही लगता है। जब हम एक दूसरे शहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो हमें स्टार्टिंग में लगता है कि हम फ्री हो गए, फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हम आगे जाके और फंसते जा रहे हैं, और हम उसमें जाके फंसते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर बाहर गए, जिस मोटिव से गए, आप उस मोटिव के पीछे जाइए। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल है, आप फ्रेंड सर्कल को एक लिमिटेड टाइम दीजिए। मैं तो बिल्कुल नहीं देता था, मैंने बाहर जाके फ्रेंड्स नहीं बनाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कम मेरे लिमिटेड फ्रेंड्स बने। मैं फ्रेंड सर्कल में जाता ही नहीं था। अगर मेरे क्लासेस में कुछ फ्रेंड्स बनते थे, वो अगर मुझे बाहर बोलते थे तो मैं बहुत कम जाता था, मैं नहीं जा पाता था। आर्टिकलशिप में आते आते मेरे फ्रेंड्स बने, क्योंकि वहां से एक जॉब का सर्कल स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम जाना पड़ता था और धीरे धीरे होने भी लगा था। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि अगर आप बाहर गए हैं तो फ्रेंड सर्कल के साथ आप घूमिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा बंद कर दीजिए, बट हाँ, एक लिमिटेड टाइम, आपका एक रूटीन होना चाहिए डेली कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक ये करूंगा, इस टाइम तक ये टाइम ये करूंगा। आपका पूरा टाइम फ्रेंड सर्कल में नहीं देने का। अब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का मैं ये कहूंगा सर कि ये जो आपके मोबाइल है, आप उनसे जितना बच के रह सकते हैं आप उससे उतना बच के रहिए। क्योंकि बच्चे तो आजकल ये देते हैं एक्सक्यूज कि हम तो पढ़ाई करते हैं, रात रात भर बैठ के मोबाइल में। इस पे क्या कहना है? नहीं सर, वो मोबाइल से पढ़ाई होता नहीं है एक्चुअली में। वो ठीक है, मैं भी खुद को दिलासा देता था। एक सबसे बड़ा चीज मैं क्या कहना चाहूंगा ना सर कि आज हमारे को मोबाइल की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि मोबाइल हम छोड़ना चाहिए, हमारे दिमाग हमें नहीं छोड़ने देता। आपको आपके अंदर से एक्सक्यूज ये आएगा कि आप अगर आज बोलते हो कि मेरे को मोबाइल छोड़ देना, आपके अंदर से एक्सक्यूज ये आएगा कि नहीं, इसमें सर का वीडियो आएगा, मेरे को वो देख लेंगे। बट वो वीडियो देखता कोई नहीं है, वो खाली स्क्रॉलिंग चलती है यूट्यूब पे शॉर्ट्स की। जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फैक्ट है, जो मैंने फील किया, जो मेरे साथ हुआ, मैं वो बता रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल आप एक लिमिटेड टाइम तक यूज करो। मोबाइल का जितना बेनिफिट उठा सकते हो उठा लो, क्योंकि अगर आप मोबाइल का बेनिफिट उठाना सीख गए तो आपका फिर डिस्ट्रैक्शन होना बहुत कम हो जाएगा। और मोबाइल से अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। टेक्नोलॉजी में बेनिफिट्स भी है और उसके डिमेरिट्स भी है। बट आज के दिन ऐसा क्या हो गया, आज के दिन यूथ का क्या हो गया है कि वो डिमेरिट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट ही आ रहा है यूट्यूब पे, सब उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होते जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि एक लिमिटेड टाइम तक आप यूज करिए, और आपका जब भी एग्जाम आता है या आपको लगता है कि आप उसमें फंसते जा रहे हैं, आप उसको कुछ दिनों तक के लिए छोड़ दीजिए। जैसे मैं क्या करता था, मेरी जो एग्जाम के टाइम होती थी या उसके पहले 4 मंथ का प्रिपरेशन होता था, मैं उस टाइम तक मोबाइल लेता ही नहीं था। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करके बगल में रखा रहता था। हाँ, मेरे को मन में ये आता था कि किसी का कॉल आ जाएगा तो मैंने कीपैड फोन लिया हुआ था कि अगर किसी को कॉल आता है तो वो मैं अटेंड कर लूंगा। अदरवाइज मेरी मोबाइल मेरे बैग में रहती थी, वो कभी ऑन नहीं होती थी। ऐसे चल रहे। एंड एक चीज सर इसके लिए ये भी कहना चाहूंगा, इस ये के लिए एक कोट है जो हमारी टीचर ने बताया, कोलकाता में थे, उनका एक कोट रहता था कि योर 5 years ऑफ हार्ड वर्क विल गिव यू 50 years ऑफ सक्सेस। वेरी गुड। यही तो है कि अगर जिस समय आपको मेहनत करना है, अगर उस समय आपने आराम कर लिया तो जिस समय आराम करने का दिन आएगा उस समय आपको मेहनत करना पड़ेगा। फर्दर इसके लिए मैं एक एडिशन और करना चाहूंगा। सपोज आप सीए की तैयारी करें, 12 तक सर चल जाता है मोबाइल, ठीक है, समझता हूँ, लेकिन सीए के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं,
आप मोबाइल दे रहे हैं, आप मतलब 50% प्रिपरेशन को दे रहे हैं, 50% एग्जाम भी मोबाइल को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सर आप 50% टाइम अपना मोबाइल को देते जा रहे हैं, वो आपका 50% टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चांसेस है कि सर आपका एग्जाम का रिजल्ट अगर उस कारण से फंस गया, तो फिर आपका अगले टाइम फिर से वो 50% इसमें जाएगा, 50% इसमें जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ ना कि आप एक 100% उसे पूरा दे दो, फिर आप फिर से मोबाइल यूज करो ना, आपको कौन मना कर रहा है। आप 50-50 कर रहे हो, 2 टर्म लगा रहे हो, एक ही टर्म 100% खत्म कर दो। वो कंट्रोल करने से आपको आएगा, कंट्रोल करने से आएगा, बट हाँ टाइम लगेगा। बट मैं ये कहूंगा कि आज के दिन में डिस्ट्रैक्शन से आप जितना बच सको बचने का कोशिश करो। मुश्किल है, मेरे को ही पता है, बहुत टाइम लगा बचने में, बट कोशिश करो कि बच सको। सबसे अच्छा उपाय है सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में कम से कम 20 मिनट 25 मिनट दीजिए, जिससे कि आपका ये जो कंसंट्रेशन पावर है वहां पे आप प्रबल हो सके, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर जाती हैं, इससे आप बच पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीए का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो कहूंगा सर 12th के बाद। हालांकि सीए की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, आपको पता है कि मैं सीए करूंगा, तो वो प्रिपरेशन आपकी 10th के बाद से ही चालू हो जाती है। 11 जैसे बताया मैंने, 11 आपका बेस है। अगर वो बेस को आप खराब कर रहे हैं तो मीन्स आप अपने फ्यूचर के स्टडीज को बर्बाद कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के करियर को बर्बाद कर रहे हैं, मैं ये बोलूंगा। हालांकि बाद में बच्चे जाके समझ भी जाते हैं, लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगा कि आप 11th के बेस को अपना अच्छा बनाओ। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस जैसा बता रहा हूँ। और रही बात सीए की तैयारी की, तो 12th जैसे ही हमारा क्लियर होता है, रिजल्ट आने के बाद ठीक है, आप एक मंथ 2 मंथ तक आप ठीक आराम से बैठे रहो, बट उसके बाद आप प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू तैयारी करने लग जाओ। मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट करना, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपने अपना 6 मंथ का वेस्ट किया, तो आपने अपना 6 मंथ का पैकेज आप खा गए अपना। राइट, आप 6 मंथ का अपना लॉस करवा रहे हो, आप उतना पीछे होते जा रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा। Financially अगर आप loss इधर से लॉस जा रहे हो, उधर से आप लॉस हो जाएगी। भाई ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप सीए एस्पिरेंट्स, ये तो हो गई 11 12 के बारे में, ठीक है। सीए एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी सीए कर रहे हैं, जो बच्चे ऑन फायर हैं, कुछ उनको चाहिए कि हाँ कोई सीए सक्सेस, जो सीए बन गया है, हमें कोई बताए कि क्या मूल मंत्र है, क्या गुरु मंत्र है सीए बनने का, तो ये आप क्या बताएंगे उसको? उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपने जब सीए ज्वाइन किया था, तो आप उस चीज को बस याद रखिए कि आपने क्यों सीए ज्वाइन किया था। अगर आप कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कहीं फंसते हैं, तो उस मोमेंट को याद करिएगा कि क्या सोचिए आपने सीए को ज्वाइन किया था। प्लस ठीक है, आपका अगर मान के चलिए आपने इस टर्म में एग्जाम दिया, आपका नहीं निकला, तो आप ये चीज को देखिए ना कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, उसके कारण आप नहीं निकले, तो आप इसको एज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि मैं उस चीज को ओवरकम कर जाऊं। अगर मान के चलिए आपको लगता है एग्जाम देने के बाद आप तैयार नहीं है, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं निकल गया, तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं एक गिल्ट आएगा कि क्या मैं इस पोजीशन के लिए तैयार था। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीए निकलने के बाद लाइफ और टफ हो जाएगा, आपको फिर कंपटीशन में जाना पड़ेगा, कंपटीशन देना पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ जीना पड़ेगा। अभी तक आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, यहाँ अभी तक आप बच्चे थे, यहाँ लेकिन अब आप बड़े हो तक जाएंगे। यहाँ तक आपकी गलती छुप रही थी, हाँ। आगे आपकी गलती नहीं छुपने पाएगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं, और बहुत ये बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्योंकि एक्चुअली मैं देखता हूं कि बिहार के बच्चे कॉमर्स लेने से बहुत कतराते हैं। मैं इसमें गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं लूप आउट करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी कॉमर्स को ठीक से प्रमोट नहीं कर पा रही है, ठीक से इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है। आप साइंस को लेके या आर्ट्स को लेकर के जो एक माहौल बनाए हुए हैं, लेकिन कॉमर्स को लेकर के आप कुछ भी नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि बच्चों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम में एक ऑप्शन है, जहां पे आप साइंस में या आर्ट्स में ओवर क्राउडेड है, वहां जॉब्स कम है, ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, यहाँ कॉमर्स में बच्चे ज्यादा कैसे आए, इसकी भी आपको तैयारी करनी होगी, आपको जवाबदेही लेनी होगी। मैं सरकार को कह रहा हूं, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि कॉमर्स स्ट्रीम में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं जो कि बच्चे कॉमर्स की तरफ मूव करें? सर कॉमर्स स्ट्रीम की तो ये विशेषताएं है कि कॉमर्स स्ट्रीम में आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। सबसे पहली बात, आप अगर कोई भी स्ट्रीम में जाते हैं तो उसमें एक आप फील्ड में जाते हैं तो आप सिर्फ उसी फील्ड का काम कर सकते हैं। मैं दूसरे फील्ड में जाना नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ कॉमर्स का बताना चाहूंगा। जैसे आप एक कॉमर्स की कोई भी कॉमर्स में आप आते हैं, 12th के बाद सपोज आप सीए करते हैं,
तो वहां से आपका फील्ड से डाइवर्सिफाई होता है। आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के अंदर भी क्या है कि अलग अलग एरिया में जा सकते हैं। लाइक आपका अकाउंटिंग का एक अलग एरिया, फाइनेंस का एक अलग एरिया, कंसल्टेंसी का आपको मौका दिया जाता है, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम में मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक एरिया में फंसते हैं तो आपको वो दूसरे एरिया में जाने का मौका देता है। बट मेरे हिसाब से शायद अलग स्ट्रीम में जाने का वैसा मौका नहीं मिल पाता है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाने का वैसा मौका। और मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि कॉमर्स स्ट्रीम में क्या है कि आप 12th से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीए की भी, सीएस की भी, सीएमए की भी, जहां आप कॉस्ट अकाउंटेंसी का ऑडिट कर सकते हैं। सीएस कंपनी सेक्रेटरी है, मतलब एक वकील है कंपनी का, मतलब उससे ही रिलेटेड है। सीए तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। सीए एक साइन उसका रिमार्केबल है, एक वैल्यू है साइन की, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार, मेरे को लगता है कि सरकार आज के दिन सी कॉमर्स को प्रमोट कर रही है। जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक कोट भी था कि एक प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से ज्यादा एक सीए का सिग्नेचर महत्व रखता है। तो ऑन पब्लिकली बेसिस अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से सर वो कहीं ना कहीं उस बात को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, अपने बिहार में भी सर मेरे को लगता है कि अब धीरे धीरे बच्चे कॉमर्स के जागरूक हो रहे, पहले साइंस के तरफ थे, आज के दिन कॉमर्स में वो बढ़ते जा रहे हैं। राइट, ठीक है। 10th के बाद कॉमर्स क्यों ले, क्या इसकी तो हमने अभी की ये डिस्कशन की है। तो सबसे बड़ा बात है पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे जगाएं। पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने का सर, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे जगाएं। आज जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे मेरी बात भी हुई और बच्चे और सर्च कर रहे हैं, बच्चे ये चाहते हैं कि मेरी जो है रुचि पढ़ाई में जगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है या कुछ अप्लायंसेस है या कुछ यू कैन से हमारे पास एसेसरीज है जो कि आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इस एज में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट डे फिर गिल्ट होता है कि हमने अपना लॉस कर दिया समय, फिर हम चाहते हैं कि आज पढ़ना, फिर आज नहीं पढ़ पाते, 2 दिन मोटिवेशन होता है फिर नहीं पढ़ पाते। ऐसा क्या हम करें जो कि हम कंसिस्टेंटली पढ़ें। सबसे इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा सर, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्यों है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे को पढ़ने से क्या मिलेगा। बर्निंग डिजायर। आप एक मोटिवेशन वीडियो देखते हैं 15 मिनट का, उसके बाद आपके अंदर आ जाता है कि मेरे को ही पढ़ना है, बट वो मोटिवेशन 2 घंटे से ज्यादा का मोटिवेशन नहीं होता। 2 घंटा बाद आप फिर से वही मोबाइल पे डिस्ट्रैक्शन के लिए शॉर्ट्स मारने लग जाओ। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्यों, क्यों आपकी नीड है वो पढ़ने की। क्योंकि मैं ये कहूंगा सर कि एजुकेशन आज के दिन ऐसा हो गया है कि वो आपको फ्यूचर में हेल्प करने ही वाला है। एजुकेशन से ही आप आगे बढ़ने वाले हैं आज के दिन में। मतलब एक शायरी है या एक बोल है कि एजुकेशन वह सेवंदी का दूध है जो कि समाज में एक यू कैन से क्रांति ला सकती है, एक रिवॉल्यूशन ला सकती है। तो जिसे पीकर आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आप एजुकेशन से अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसा कहा गया है। बिल्कुल, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं कर लूंगा। एक सर किसी के पास अगर एजुकेशन नहीं है ना तो उसके मन में खटकता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, इतने कॉम्पिटिटिव बंदों के साथ मैं बैठ पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर उसी स्ट्रीम को मैं भी करके आया हूँ तो अंदर से मेरे कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो बंदे भी तो वही चीज करके आए जो मैं करके आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका बर्निंग डिजायर बढ़ते जाएगा। अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपका मन क्या करेगा, मैं इस लेवल तक जाऊं। तो मैं ये कहूंगा कि सर एजुकेशन जरूरी है आज के दिन पे। एजुकेशन को रोकिए मत, जितना दूर तक आप फैला सकते हैं एजुकेशन को। अगर आपको मौका मिलता है किसी को पढ़ाने का, या कोई ऐसा बच्चा है जो आज के दिन पे कैपेबल नहीं है कि उतना फीस अफोर्ड कर पाए, लेकिन अगर वो पढ़ना चाहता है तो मैं तो सर ये विनती करूंगा कि आप उसको जरूर पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा कर भी रहे हैं और आगे भी कॉमर्स के बच्चों के लिए हमेशा हमारा दरवाजा खुला है, कोई इसमें इशू नहीं है। और मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप इस बात को कह रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको यही कहूंगा लास्ट में कि 11th-12th में जब बच्चे, बस लास्ट एक सवाल है, उसके बाद फिर हम उसको आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करके फिर विदा लेंगे कि 11th-12th के बच्चों के लिए ये सजेशन आप
थोड़ा सा बताइए इनको कि आप जैसे कई लोगों के मन में ये बात है कि हम कैसे एकेडमिक के साथ साथ सीए की पढ़ाई कर पाए। हमसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर बीकॉम हो जाएगा सीए के बाद, सीए के साथ साथ? यस, मैंने कहा उन लोगों को कि हाँ बीकॉम हो सकता है, एकदम होता है, क्योंकि सीए इज अ डिस्टेंस कोर्स। सीए को आप इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना है तो पढ़िए, वरना आप अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छा से इलोबरेट कीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि बीकॉम अगर सीए को मैं रिलेट करूं तो बीकॉम एक छोटा भाई है सीए का। अगर आप सीए की कोर्स कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि बीकॉम करने में आपको कोई भी दिक्कत होगी अगर आपने साथ साथ दोनों को ज्वाइन किया है तो, क्योंकि जो भी बीकॉम में सब्जेक्ट्स आती है। नहीं, सबसे पहले तो कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। एक सीए के साथ आप दूसरा कोर्स भी पढ़ सकते हैं जो उसका सब कोर्स ही कहलाएगा। हाँ, बस आपको उस कोर्स को ज्वाइन करने के पहले वो देखना पड़ेगा कि उसमें किस टाइप की सब्जेक्ट्स है और क्या उस सब्जेक्ट को मैं वो जो सीए की कोर्स कर रहा हूँ क्या उसमें वो उसका लिंक बैठ रहा है, क्या मीन्स वो उसी स्ट्रीम क्यों ना चाहिए। आप एक स्ट्रीम से अलग नहीं जा सकते। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप सीए करते करते भी बीकॉम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सारी सब्जेक्ट्स ही कवर की हुई है। सीए में तो और वास्ट तरीके से कवर की हुई है। बीकॉम में तो वो बहुत एक छोटे लेवल पे कवर किया गया, सीए में एक बहुत हाई लेवल पे उसको कवर किया गया। तो मैंने खुद सीए के साथ ही बीकॉम किया, हालांकि मैंने बीकॉम के लिए उतना पढ़ाई नहीं किया। मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को उतना जरूरत पड़ा सीए करते करते। वो सारे एग्जाम्स के जो भी कोर्सेज थे, जो भी सब्जेक्ट्स थे, वो मेरे साथ खुद ब खुद चलते गए। राइट। मैं एक बात और ऐड कर दूं इसमें कि इसमें साइंस के बच्चे जो 12th पास आउट है या आर्ट्स के बच्चे जो 12th पास आउट है वो भी सीए कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब दे कैन आल्सो मर्ज इन कॉमर्स स्ट्रीम, और वो भी आके सीए कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ जी, आप मेरे पास आए और आपने बच्चों को हमारे चैनल के थ्रू बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, बहुत अच्छा उन लोगों को समझने का, बढ़ने का और फाइनेंस की दुनिया में कैसे कदम रखें इसका एक गाइडेंस पूरा आपने दिया। हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो इस कार्य को पिछले 11 साल से कर रहे हैं एक शिक्षक के नाते, और इस बार आपने जो अलग जगाई है और आपने कहा था जैसे मुझे कि कभी भी मुझे आपकी जरूरत हो टीचिंग लाइन में आप बिल्कुल आएंगे मेरे पास। तो इसी बातों से मैं इस वीडियो, इस यूट्यूब से आज का जो सेशन है इसको मैं एंड कर रहा हूं, और सिद्धार्थ को मैं बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूं और इनके भविष्य की बहुत अच्छी कामना करता हूं कि अच्छा से अच्छा ये काम करें, चाहे वो खुद का प्रैक्टिस हो, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब हो। देश की उन्नति में बहुत ही अच्छा योगदान रहे इनका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।